दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज से हम राजस्थान अध्ययन के जो जिलेवार अध्ययन हैं उसे शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल 11 जिलों को डिस्कस करेंगे। बाकी 22 जिले जो हैं आने वाले और पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैप देख लीजिए ताकि एक माइंड में आपके पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से जिले का अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारे राजस्थान में जो जिले हैं वो डिवाइडेड है। ये ऊपर जो आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले हमारे लगते हैं किससे? पंजाब से। इसके अलावा बाकी जो जिले हैं, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया और अलवर हो गया, ये तीनों हमारे लगते हैं हरियाणा से। और इसके अलावा आपका जो धौलपुर है, ठीक है, करौली, माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, ये सारे ज़िले लगेंगे हमारे मध्य प्रदेश से। और इधर जो आपके हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर का और इसके अलावा बाड़मेर का कुछ पार्ट, तो ये आपके लगेंगे गुजरात से। और जो 4 ज़िले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों ज़िलों की सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर बोल सकते हैं, जो कि ये बॉर्डर शेयर करता है आपका पाकिस्तान के साथ। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेन जो ज़िला रहता है, जिसे सबसे मध्य में ज़िला कहते हैं, वो है अजमेर, यानी राजस्थान का मध्य ज़िला। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो मध्य ज़िला है अजमेर। और ये किसी भी अन्य स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता क्योंकि ये मध्य में है, तो ये केवल अपने आसपास के ज़िलों से ही इसके बॉर्डर लगते हैं। अजमेर के बॉर्डर जो लगते हैं वो हम देखेंगे जब हम अजमेर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, तो हर एक ज़िले को अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़िला है हमारा श्री गंगानगर। गंगानगर के बारे में हम बहुत सारे दिलचस्प फैक्ट यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो जाए और आपको अच्छे से समराइज वे में बहुत सारी नॉलेज कम टाइम में मिल जाए और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इन वीडियोज़ से। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगानगर के बारे में प्रशासनिक इकाइयाँ। तो यहाँ टोटल 9 तहसील हैं, पंचायत समिति भी 9 है। और इनका जो संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है वो तो ये आता है गंगानगर आपका बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाला है। यह बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा बसाया गया। गंगानगर का पूर्व नाम क्या था आपको ध्यान रखना है, इसका पुराना नाम है रामनगर। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूँ चावल वगैरह की खेती होती है, तो यहाँ अन्न का कटोरा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार डायरेक्टली पूछा है। अन्न का कटोरा भी आपका गंगानगर को कहा जाता है। गंगानगर राजस्थान में सबसे उत्तर में स्थित है, तो ये आपकी राजस्थान के मैप में भी आपने देखा होगा, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है पूरब और ये होता है हमारा पश्चिम और ये होता है दक्षिण। और गंगानगर आपका मैप में सबसे ऊपर की साइड होता है, इसी वजह से ये उत्तर में स्थित है। इसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है, तो इधर का जो पार्ट है वो आपका जो है पाकिस्तान से शेयर होता है और ये ऊपर का जो पार्ट है वो आपका पंजाब के साथ शेयर करता है। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का उत्तरी सिरा, तो इसका जो पहला उत्तरी सिरा है वो कोणा गांव है। तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि उत्तर में जो सबसे लास्ट गांव है वो है आपका कोणा गांव, गंगानगर से शुरू होता है और ख़त्म हिंदुमल कोट राजस्थान में पाकिस्तान की जो सीमा है उत्तरी छोर, तो इसका लास्ट छोर है हिंदुमल कोट जो कि राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के उत्तरी छोर पर है। रेडक्लिफ से जो रेखा है, रेडक्लिफ रेखा के साथ गंगानगर अपना 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अगर हमें बात करें कि गंगानगर की इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितनी सीमा लगती है, तो वो हो जाएगी 210। रेडक्लिफ रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय, तो यहाँ आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर रेडक्लिफ रेखा के नज़दीक सबसे है तो उसका जिला मुख्यालय हो जाएगा गंगानगर, और दूर की बात करेंगे तो वो होगा आपका बीकानेर। अगला है रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में, रेडक्लिफ रेखा जो है सबसे कम क्षेत्रफल में छोटा जिला, यानी कि रेडक्लिफ रेखा जो है इस पे सबसे कम क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, यानी छोटा जिला। अगर रेडक्लिफ रेखा के जो है सिनारियो से देखेंगे तो सबसे छोटा जिला गंगानगर होगा क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ वो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो है छोटा जिला होगा। उसके अलावा 2001 से 2011 के दौरान जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या की जो वृद्धि रेट है वो है 10%। यह अनुसूचित जाति जनजाति, तो अनुसूचित जो जनजाति हैं उसकी दशकीय वृद्धि सबसे कम रही है जो कि 8.6% माइनस में रही है। इसके अलावा यहाँ इम्पॉर्टेंट है गंग नहर, घग्गर नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंग नहर। ये 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला से पानी के लिए बनी नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। तो ये किस नदी पे बनी है? सतलज, जो आपकी सतलज नदी है,
1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इसे निर्माण करवाया। इसे गंगानगर की जीवन रेखा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा है, गंगानगर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? गंग नहर, और महाराजा गंगा सिंह के नाम के कारण ही इसका नाम गंग नहर पड़ गया। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है घग्गर नदी। तो बाढ़ के पानी से गंगानगर व सूरतगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र इस पानी से क्या होते हैं? संचित होते हैं। और घग्गर नदी का जो पानी है, इन क्षेत्रों में अगर बाढ़ आ जाती है तो ये काफ़ी परेशानी यहाँ क्रिएट करता है। इसकी वजह से इसे यहाँ की जो है शोक नदी भी कहा जाता है। अगला है डाडा पंपाराम का डेरा, विजयनगर में स्थित पंपाराम जी की समाधि स्थल। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला भरता है। गुरुद्वारा है जो कि बुढ़ा जोहड़, राजस्थान में रायसिंह कस्बे के पास राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गंगानगर शुगर मिल्स, तो ये भी डायरेक्ट आपको जो है शुगर मिल्स के बारे में जो है हमारे ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं उसका पार्ट बन जाता है। तो यहाँ जो गंगानगर शुगर मिल है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की गंगानगर की करणपुर तहसील में कमीनपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसको श्री जगदम्बा अंध विद्यालय दिसंबर 1980 में स्थापित किया गया था। एक विद्युत जो परियोजना है उसके अंतर्गत सूरतगढ़ में तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत गंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित ताप विद्युत परियोजना राजस्थान में प्रथम, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में प्रथम जो है ताप विद्युतीय परियोजना सूरतगढ़ में लगाई गई और जिसके अंतर्गत सुपर थर्मल पावर प्लांट यहाँ स्थापित किया गया। शुष्क बंदरगाह की बात करें तो राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह इसी में है। एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की स्थापना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 सूरतगढ़ में की गई और किसकी हेल्प से की गई? तो रूस के आर्थिक सहयोग से ये स्थापना की गई थी। राजस्थान का प्रथम बायोमास गैस होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यानी जिसे हम वापस से प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक बार आप उसे यूज़ कर लेते हैं तो वापस उसे यूज़ किया जा सकता है। तो राजस्थान का प्रथम बायोमास जो गैस आधारित विद्युत संयंत्र है वो पदमपुर गंगानगर में है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं। लगभग 29 दिन एवरेज बोलते हैं कि यहाँ मंथली आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है और दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का है। तो नहरों द्वारा अगर सिंचाई की जाती है तो वो सबसे ज़्यादा गंगानगर और दूसरा हमारा आता है हनुमानगढ़ का नंबर। तो ये सारे फैक्ट आई होप सो आपके क्लियर हुए होंगे अच्छे से हनुमानगढ़ के रिलेटेड गंगानगर के रिलेटेड जो भी हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की। तो सबसे पहले देखते हैं हनुमानगढ़ में टोटल कितनी तहसीलें हैं। तो यहाँ 7 तहसीलें, 7 पंचायत समिति और ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। 7 तहसीलें हैं यहाँ, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर, नौहर और भादरा। तो ये 7 तहसीलें हैं। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से पृथक होकर बना, यानी ये अलग होकर बना गंगानगर से हनुमानगढ़। किस डेट को? 12 जुलाई 1994 को। यह राजस्थान के उत्तर में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, यानी उत्तर में, और घग्गर नदी जो आपकी गंगानगर से आ रही है उसके तट पर स्थित है। प्राचीन में यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती सरस्वती या दृश्यवती नदी बहती थी। तो यहाँ पुराने टाइम में शिवालिक की पहाड़ी से आने वाली सरस्वती नदी, जिसे दृश्यवती नदी, ये दोनों नदियाँ यहाँ बहती थी। प्राचीन काल में यह जगह भटनेर कहलाती थी। तो इसका पुराना नाम भटनेर है क्योंकि यहाँ भाटी राजपूतों का शासन था, इसी वजह से इसका नाम भटनेर पड़ गया। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने भटनेर का प्राचीन किला, और इनका जो प्राचीन किला है वो 295वें सन में बनाया। सन 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया। इसी विजय के आधार को मानकर मंगलवार को जो जीत हुई है इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता। तो पहले ये जो है भाटी राजाओं के पास था और उसके बाद इसे जीत लिया गया सूरत सिंह के द्वारा। उन्होंने इसका नाम, ये विजय मंगलवार के दिन हुई और मंगलवार को हनुमान जी का वार मान के इस जो राज्य का नाम रख दिया गया वो आपका हनुमानगढ़ रखा गया। इसके अलावा बहुत और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि कालीबंगा, रंग महल, घग्गर नदी, सिद्धमुख नहर परियोजना, तलवाड़ा झील, मसिता जो वाली हेड़ और भटनेर दुर्ग। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कालीबंगा। तो 500 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है कालीबंगा सभ्यता। यहाँ
साइट म्यूजियम भी है। और उत्खनन का कार्य भी किसने किया? तो उत्खननकर्ताओं का कई बार आपको नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ सभ्यता दे के मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। कालीबंगा के जो उत्खनन करता हैं वो है BBL और BK थापर के नेतृत्व में ये खनन का कार्य किया गया। रंग महल है, यहाँ खुदाई में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में 300 ईसा पूर्व तक इसके अवशेष मिलते हैं। करणपुरा नौहर में सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। घग्गर नदी इलाके की एकमात्र नदी है, जबकि इंदिरा गांधी फीडर प्रमुख नहर है। अन्य नहरें भाखरा और गंग कैनाल ये घग्गर नदी की अन्य नहरें हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना, इसका नाम अब क्या रख दिया गया? राजीव गांधी नहर परियोजना। और इसका शिलान्यास किया था राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1889 भादरा के निकट भिरानी गांव में। तो सिद्धमुख नहर परियोजना राजीव गांधी के नाम से चलती है। राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1889 में भादरा के निकट भिरानी गांव में इसका शिलान्यास किया। यही है आपकी सिद्धमुख नहर परियोजना। उसके अलावा तलवाड़ा झील, यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ तरायन का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है तरायन का युद्ध, और बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि तरायन का युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ये तलवाड़ा झील है और यह एक मीठे पानी की झील है। तो तलवाड़ा जो झील है वो आपकी मीठे पानी की झील है, क्योंकि जनरली हम झीलों को 2 पार्ट में बांधते हैं, एक होती है खारे पानी की झील और एक होती है मीठे पानी की झील। जो तलवाड़ा झील है वो आपकी मीठे पानी की झील है। उसके अलावा मसीता वाली हेड, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये है मसीता वाली हेड, यहाँ से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। उसके अलावा है भटनेर दुर्ग, तो इसे धानवन दुर्ग है। घग्गर नदी के तट पर इस दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था। संग्रिया संग्रहालय जो है, संग्रिया कस्बे में स्थित सर छोटू स्मारक संग्रहालय में मिट्टी, पत्थर, धातु, कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्र, पुराने सिक्के आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद ने हनुमानगढ़ संग्रिया तहसील के ही थे। तो ये कुछ आपके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे कि वहाँ के रिलेटेड और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी वो कौन थी और कौन से सिक्के आपको उस उत्खनन के कार्य के दौरान मिले, जैसे कि ताम्रपत्र, शिलालेख हो गए, पुराने सिक्के और कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, अब है हमारा गोगा मेडी। हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से मान्य गोगा जहार या पीर की समाधि है, जहाँ पशुओं का मेला भाद्रपद माह में भरता है। गोगा मेडी को शीर्ष मेडी भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, शीर्ष मेडी भी कहते हैं। इस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। अगला है हमारा शिला माता मंदिर। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिला का पत्थर घग्गर नदी में बहकर आया था, इसीलिए शिला माता मंदिर इसका नाम रखा गया। भद्रकाली मंदिर घग्गर नदी के किनारे पर बना प्राचीन मंदिर है, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला अष्टमी नवमी इन 2 तिथियों को विशाल मेला भरता है। इसकी स्थापना बीकानेर के राजा राम सिंह ने की थी, भद्रकाली मंदिर की स्थापना। एक और मंदिर है जो कि है ब्रह्मणी माता मंदिर, और ये पल्लू एक स्थान है यहाँ, वहाँ में माता के मंदिर में चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला भरता है। ब्रह्मणी माता का मंदिर है पल्लू में। और अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान गोवंश प्रजनन केंद्र नौहर में है। तो ये भी बहुत बार डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो नौहर ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपको। राजस्थान की सहकारी सूती मिल हनुमानगढ़ में है। ऊपर हमने गंगानगर में देखा था, वहाँ आपकी सार्वजनिक मिल थी, और यहाँ बात हो रही है सहकारी सूती मिल की, तो ये हनुमानगढ़ में है। सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है, तो सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी आपका हनुमानगढ़ है। उसके अलावा वर्तमान में हनुमानगढ़ में कोई वन्यजीव अभ्यारण्य भी नहीं है, यानी कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य हनुमानगढ़ में वर्तमान में नहीं है। पीलीबंगा का बड़ोपल साइबेरियन सारस, तो ये जो साइबेरियन सारस है बड़ोपल, इसके लिए आपका पीलीबंगा प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हम बीकानेर जिले की। तो बीकानेर जिले में 8 तहसीलें आती है और 7 पंचायत समिति आती है, और बीकानेर खुद एक संभाग है। अब बात करेंगे हम यहाँ जो 8 तहसीलें थी, उन 8 तहसीलों के नाम हैं छत्तरगढ़, लूनकरणसर, डूंगरगढ़, बीकानेर, नोखा, कोलायत, पुंगल और एक है हमारा खाजूवाला। तो ये 8 तहसीलें हैं। बीकानेर की स्थापना 3 अप्रैल
1488 में जोधपुर के महाराजा रावजोधा के पुत्र बीका जी ने की थी। बीका जी के नाम पर इसका नाम बीकानेर पड़ गया। ठीक है, बीकानेर नाम पड़ा। इसके बाद प्राचीन में बीकानेर रियासत जांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से, तो इसका पुराना नाम जांगल प्रदेश बहुत बार पूछा गया है, और एक नाम है इसका राती घाटी। तो ये दोनों नाम ही आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जो है बीकानेर के अन्य नाम में पुराना नाम जांगल प्रदेश और राती घाटी के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सोथी, पुंगल, डाडाथोरा प्राचीन सभ्यताएं जो है ये बीकानेर की प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें आपने देखा सोथी, पूगल और डाडाथोरा। रेडक्लिफ रेखा के साथ बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, और राजस्थान में सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है, यह न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बीकानेर। रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक जिला मुख्यालय दूर है हमारे बीकानेर का, और सर्वाधिक पास है आपके गंगानगर का जिला मुख्यालय रेडक्लिफ रेखा के सबसे पास में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पहले हमने बात की रेडक्लिफ रेखा की, और अब बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक अगर कोई संभागीय मुख्यालय है तो वो है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, सबसे कम नदियों वाला संभाग है, और बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं जांगल प्रदेश, बीकानेर व उत्तरी जोधपुर का क्षेत्र। तो जो उत्तरी जोधपुर और बीकानेर है, अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। इस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में 5 चिड़ियाघर थे, जिनमें एक बीकानेर का था जो वर्तमान में बंद है। राजस्थान में बीकानेर 78 का घनत्व सबसे कम द्वितीय स्थान पर है। बीकानेर में कोई नदी नहीं है, ये बात पहले ही हमने कर ली है। उसके अलावा बीकानेर को थली प्रदेश भी कहते हैं। मारवाड़ी बोली यहाँ उपबोली है। लूनकरण से खारे पानी की झील यहाँ बहती है, जो कि लूनकरण से जो है यहाँ एक कस्बा या शहर बोल सकते हैं आप इसे, वहाँ इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है जो कि खारे पानी की झील है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के इंजीनियर ने कंवर सेन, तो बीकानेर का एक इंजीनियर है कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका विषय था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस राज्य से लेकर आने के लिए प्रस्ताव रखा गया। गजनेर अभ्यारण्य जो है ये बटबट इंपीरियल सेनगाउंज रेत का तीतर जिसे बोलते हैं पक्षी और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। जो बटबट के लिए आपका क्या प्रसिद्ध हो जाएगा, गजनेर अभ्यारण्य। जूनागढ़ का किला है रायसिंह द्वारा निर्मित महल, जिसे बीकानेर का किला के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीका जी ने 1485 में रखी थी, और जिसे हम जूनागढ़ के किले के नाम से जानते हैं। लालगढ़ महल भी बीकानेर में ही है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। तो गंगा सिंह ने अपने पिता की स्मृति में इस महल का निर्माण कराया, क्योंकि उनके पिता का नाम लाल सिंह था। महल का नाम भी लालगढ़ रख दिया गया। इस महल में अनुपम संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय स्थित है। रामपुरा हवेलियाँ, बीकानेर की इन हवेलियों में हिंदू, मुगल और यूरोपीय, तो यहाँ आपको 3 कला एक साथ देखने का मौका मिलता है, हिंदू, मुगल और यूरोपीय किला। तो वो हवेलियाँ है रामपुरा की हवेलियाँ। करनी माता मंदिर, बीकानेर के देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर चूहों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में दो नवरात्रे आते हैं, एक कार्तिक में आता है, दूसरा हमारा चैत्र महीने में आता है, तो उसमें यहाँ मेला भरता है। फिर है भांडासर के जैन मंदिर, बीकानेर में स्थित इस मंदिर में 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ की प्रतिमा है। यह मंदिर भांडा नाम के ओसवाल महाजन ने बनवाया था। तो जब जो बनाने वाला इंसान था उसका नाम था भांडा जैन, और उसी के नाम पर इस जो मंदिर का नाम पड़ गया भांडासर के जैन मंदिर। ठीक है, अगला है श्री कोलायत, सांख्य दर्शन के प्रणेता, तो जिन्होंने स्टैटिक्स आपके दिया उनके प्रणेता महर्षि कपिल को माना जाता है। उनकी तपोभूमि कोलायत है। कार्तिक पूर्णिमा को इनका मेला भरता है, और बहुत बार ये पूछा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला या फिर कोलायत में मेला जो आपकी तिथि है वो पूछ ली जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है कपिल ऋषि की याद में। यहाँ तपोभूमि रही है कपिल मुनि की और कोलायत में। अगला है मुकाम, नोखा के विष्णुई समाज के संस्थापक थे। जम्भोजी की तपोस्थली है, तो ये जम्भोजी की तपोस्थली है मुकाम।
जहाँ वर्ष में 2 बार मेला भरता है। और अगला इम्पॉर्टेंट जो स्थान है वो है कतरियासर। जसनाती संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल माना जाता है कतरियासर को। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर भी है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। इसमें हेरंब गणपति की प्रतिमा स्थित है, जिसकी गणपति सिंह पर सवार है। जिसमें गणपति किस पे सवार है? सिंह पे सवार है। तो ये 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है, केवल देवताओं का मंदिर है। देवीकुंड सागर, यह बीकानेर राज परिवार की छतरियां हैं। तो जो राज परिवार से जो लोग गए उनकी यहाँ छतरियां बनी हुई हैं देवीकुंड सागर में। अगला है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। ये बीकानेर है उसके संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्घाटन किया था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने 5 नवंबर 1937 में। उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने किया। उसके अलावा यहाँ ऊन का जो है औद्योगिक पार्क है, जो कि बीकानेर व ब्यावर में है। इसके अलावा स्टेट वुमेन मिल्स है, ऊन कारखाना बीकानेर में है। तो स्टेट वुमेन मिल्स देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट वुमेन मिल कहाँ है? जो कि बीकानेर में है, ऊन का कारखाना। उसके अलावा यहाँ मरु त्रिकोण, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का एक जिला है मरु त्रिकोण। तो यहाँ जहाँ जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये तीनों पॉइंट जहाँ एक साथ मिलते हैं उसे मरु त्रिकोण बोलते हैं। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र, तो घोड़ों की जो प्रजनन केंद्र है वो है आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी है जोहड़बीड़ बीकानेर में 1984 में स्थापित किया गया। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। बीकानेरी ऊंट इस नस्ल में 50% भारत में है। तो जहाँ बीकानेरी जो ऊंट है इस नस्ल के 50% भारत में है। और इसके अलावा भेड़ की नस्ल जो है पुंगल, वो भी बीकानेर की है। तो बीकानेर के ऊंट और भेड़ जो है उसकी नस्ल है पुंगल, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ सुनहरी पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोटरी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है हमारा लोई नापासर। तो लोई नापासर बीकानेर प्रसिद्ध है। वियना व फारसी गलीचे, तो जो फारसी गलीचे है उसके लिए भी हमारा बीकानेर प्रसिद्ध है। मैथेरन कला, तो ऊँटों पे जो कला की जाती है, जो उनके चित्र बनाए जाते हैं भित्ति चित्र, वो मैथेरन कला के लिए भी बीकानेर प्रसिद्ध है। राजस्थानी भाषा संस्कृति व साहित्य विभाग का मुख्यालय, तो राजस्थानी भाषा का जो संस्कृति साहित्य विभाग है उसका मुख्यालय भी कहाँ है आपका? बीकानेर में है, भाषा संस्कृति साहित्य विभाग का मुख्यालय। और विसरासर जो है वो देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पाद कंपनी है। तो ये भी आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि सबसे बड़ी देश की जिप्सम उत्पाद करने वाली कंपनी कहाँ? विसरासर। ठीक है। तो मथेरन कला भी बहुत बार पूछा गया है, बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे बीकानेर के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे हम चूरू जिले की। प्रशासनिक इकाइयाँ चूरू में क्या है? 7 तहसीलें हैं, 7 पंचायत समिति और बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है चूरू। तो कौन कौन सी तहसील है? यहाँ राजगढ़, तारागढ़, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, ये 7 तहसीलें हैं जो चूरू जिले में आती हैं। चूरू को चूहरू नामक, तो इसका पुराना नाम क्या है? चूहरू नाम के कालेर जाट ने बसाया था। जिस स्थान पर ये आकर बसे वहाँ आज भी कालेरा बास नाम से जाना जाता है। तो जिस जगह पर आकर ये कालेरा जाट बसे उस जगह को आज भी कालेरा बास बोलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके रिगार्डिंग? यह राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान के 12 मरुस्थल जिलों में से एक है। तो जो राजस्व मंडल है अजमेर, जो कि वन विभाग की रिपोर्ट देता है, उसके द्वारा 12 मरुस्थलीय जिलों में से एक जिला आपका चूरू जिला है। यह राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा प्रदेश है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? चूरू है, जलवायु की दृष्टि से। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर जिला, तो सबसे ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है वो तापांतर वर्ष भर तपने वाला जिला है राजस्थान में चूरू। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। ताल छापर जो है वहाँ झील है और ये खारे पानी की झील है। चूरू का किला ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इस किले में गोपीनाथ का मंदिर स्थापित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 में इस किले का निर्माण करवाया और यहाँ गोपीनाथ का मंदिर भी स्थित है। अगला है साहवा का गुरुद्वारा। तारानगर के साहवा
यह सिख गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी तथा गोविंद सिंह के आने व रहने की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। ददरेवा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ददरेवा जो है वो गोगा जी का जन्म स्थल है और यहाँ भाद्र मास कृष्ण नवमी को मेला लगता है। सालासर बालाजी मंदिर, इसकी स्थापना मोहन दास जी ने की थी और इसी के पास हनुमान जी अंजनी माता का मंदिर भी बनवाया गया है। तिरुपति बालाजी, जो कि सुजानगढ़ के भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर 1994 में वेंकटेश्वर फाउंडेशन ने करवाया था। गोपालपुरा, महाभारत काल में यहाँ द्रोणपुर नामक से जाना जाता था। इसको पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था गोपालपुरा को, जो कि चूरू जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ धर्म स्तूप है, सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है। धर्म स्तूप, इसका निर्माण करवाया लाल पत्थरों से किया हुआ है और स्तूप के अंदर भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, जगदम्बा, शंकराचार्य यानी कि सभी धर्मों के यहाँ जो प्रमुख देव हैं उनकी प्रतिमाएं इसमें अंकित है और लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। इसी वजह से इसे सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। धर्म स्तूप जो कि कहाँ है, चूरू में है। ताल छापर की बात करें तो सुजानगढ़ में स्थित ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरन और कुर्जा पक्षी के लिए शरण स्थली है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये किस पक्षी की शरण स्थली है, ये कुर्जा पक्षी और काले हिरण की शरण स्थली है। वर्षा ऋतु में इस अभ्यारण्य में क्या होता है, वर्षा ऋतु में यहाँ मोचिया साइप्रस रोटेंस नामक नर्म घास उत्पन्न होती हैं। तो ये खास एक विशेष नाम दिया गया है। किस जो घास का नाम है वो है आपकी मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक घास है। और इसके अलावा वस्त्र ट्रेड, स्पिनिंग, ऊन का कारखाना भी चूरू में है। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले की, जहाँ 4 तहसील, 3 पंचायत समिति और ये आता है जोधपुर संभाग के अंतर्गत जैसलमेर जिला। तो 4 तहसीलें हैं, जैसलमेर, पोखरण, भणियाना, फतेहगढ़। जैसलमेर की स्थापना किसने की, भाटी राजपूत थे राव जैसल। तो राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की और वो भी त्रिकुट की पहाड़ी पर की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राव जैसल ने की और त्रिकुट की पहाड़ी पर की। मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो ये वृहद राजस्थान में शामिल किया गया मार्च 1949 में और 6 अक्टूबर 1949 जैसलमेर क्या बन गया, एक पृथक राज्य बन गया। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों व झरोकों की नगरी। तो ये इसके अन्य नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का और झरोकों की नगरी, ये सारे नाम हैं आपके जैसलमेर के लिए फेमस हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यहाँ जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली, जब एकीकरण हो रहा था तब वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे या फिर वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इस वजह से ये रियासत काफ़ी फेमस रही और उसके बाद अंततः इन्होंने निर्णय किया। और ये लास्ट में कब मिले, हमने देखा ऊपर कि मार्च 1949 में ये रियासत वृहद राजस्थान में सम्मिलित हुई। यहाँ जो है माल और वल्लभ, जैसलमेर का भौगोलिक नाम क्या है, भौगोलिक नाम है इसका माल और वल्लभ। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद वनस्पति वाला मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक आबाद वनस्पति वाला मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल। ईश्वर सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। ओला और कुंडा जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो जैसलमेर में है। ओला और कुंडा कहाँ की सभ्यताएं हैं, ये आपकी ओला कुंडा जैसलमेर की सभ्यताएं हैं। राजस्थान का पश्चिमी विस्तार कटरा सम जैसलमेर से होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो सम जिला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल घास रहित है, वहाँ किसी तरह की वनस्पति देखने को नहीं मिलती, वहाँ सब कुछ साफ है। आप सम को इस तरीके से याद रख सकते हैं। और रेड क्लिफ रेखा के बारे में देखें तो रेड क्लिफ रेखा से जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है जो कि 446 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और राजस्थान में जिले में भी क्षेत्रफल में सबसे कम वन अगर किसी क्षेत्र में है जिलेवार में तो वो राजस्थान का जैसलमेर जिला आ जाता है, जहाँ सबसे कम वन देखने को मिलते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है और सम स्थान एक क्षेत्र विशेष हो गया कि जैसलमेर के अंदर जो सम स्थान है वो सबसे शुष्क स्थान है।
सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ रहता है? जैसलमेर में रहता है। दिन में बहुत ज़्यादा तापमान होगा और रात में सबसे कम तापमान हो जाता है, बहुत ठंडी रात होती है। ऐसा वनस्पति कम होने की वजह से, और वहाँ की जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी और जल्दी ही गर्म हो जाती है, इस वजह से भी होता है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जो जिला है वो है हमारा जैसलमेर। जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा भी कहाँ होती है? जैसलमेर, यानी मिनिमम यहाँ 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बहुत कम जो है वर्षा का स्तर यहाँ देखने को मिलता है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के दिनों में तो ऊपर हमने देखा कि वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। हम आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थल आपका माउंट आबू रहेगा, लेकिन सबसे कम वर्षा का स्थल है जो कि जिला रहेगा हमारा जैसलमेर। यहाँ सबसे कम वर्षा के दिनों में आती है क्योंकि बीच में अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं, वो वर्षा रेखा को विभाजित कर देती हैं और धीरे धीरे यहाँ का जो वातावरण है वो उस वर्षा रेखा की हवाओं की वजह से भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जलवायु, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उन सब की वजह से यहाँ मॉनसून बहुत कम पहुँच पाता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? सम तहसील है। 5 सेंटीमीटर तक भी यहाँ वर्षा पहुँचती है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में जैसलमेर व बाड़मेर जिले शुष्क सघनता वाले जिलों में आते हैं। राष्ट्रीय मरी उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो अकाल, ये गांव का नाम है आकल और वुड फॉसिल जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका आकल गांव है जो कि वुड फॉसिल जीवाश्म उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण जो जैसलगढ़ के मोहनगढ़ कस्बे से पूरा हुआ, इसीलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या कहा जाता है? जीरा पॉइंट कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो हमारा दूसरा चरण था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वो पूरा हुआ और इसी वजह से मोहनगढ़ कस्बे को क्या कहा जाता है? जीरा पॉइंट कहा जाता है। कावोद जो है वो खारे पानी की यहाँ एक झील है और पोकरण भी एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ कावोद की जगह में भी एक खारे पानी की झील है और पोकरण में भी एक खारे पानी की झील है। अगला है चंदन और नलकूप। जैसलमेर जिले के चांदन गांव, यहाँ चांदन गांव में स्थापना की गई जिसे थार का घड़ा कहते हैं। तो थार का घड़ा भी आपका जैसलमेर के अंदर चांदन या चंदन गांव में है। लाठी सीरीज क्षेत्र, जैसलमेर में पोकरण से मेहरानगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत एक भूगर्भिक मीठे जल की पेटी है। इस लाठी सीरीज पर सेवण घास उगती है, बहुत बार ये सेवण घास भी क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनती है। सोनार का किला, पीले पत्थरों से बने बिना चुने के जोड़ के बिना विशाल दुर्ग जो कि सूर्य की रोशनी में सोने के समान आभा बिखेरता है, इसी कारण इसे सोनार का किला कहा जाता है। तो सोनार का किला भी बहुत बार पूछा गया है जो कि कहाँ है आपका? जैसलमेर में। और ये क्या है? पीले पत्थरों से बिना चूने की जोड़ के बना है और सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है, इसी वजह से इसका नाम सोनार का किला रखा गया है। इस किले के अन्य नाम है त्रिकुटगढ़, गोरहागढ़, जेसाणगढ़। तो ये इसके 3 नाम हैं, त्रिकुटगढ़, गोरहर्रागढ़ और जेसाणगढ़। रामदेव जी का यहाँ रामदेवरा जो है लोक देवता है, बाबा रामदेव जी, इनका तीर्थ स्थल है। यहाँ रामदेव जी का जन्म स्थान, पर्चा बावड़ी, रामदेव सरोवर आदि यहाँ स्थित है। तनोट माता का मंदिर जो कि सैनिकों की देवी कही जाती है। तनोट माता भाटी शासकों की कुल देवी है। तो ये बहुत बार कुल देवियों से भी प्रश्न आ जाता है, एक तरफ आपको देवी का नाम और एक बार शासकों का नाम दिया होता है, आपको मैच करना होता है कौन सी देवी किस शासक की कुल देवी रही। तो आपको याद रखना है भाटी शासकों की कुल देवी है तनोट माता। इस देवी का मंदिर वर्तमान की सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं। उसके अलावा पटवों की हवेली, इसे 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। यह चित्रकारी व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित तो प्रथम जो है विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया। रामगढ़ के जैसलमेर में प्रथम विद्युत संयंत्र था जो कि प्राकृतिक गैस पर आधारित था। अगला है राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र था सार्वजनिक क्षेत्र का, वो 1999 ये आपका बनाया गया अमर सागर जैसलमेर में। तो अमर सागर जैसलमेर में जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र का स्थापित किया गया। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम सेज जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को घोषित किया गया है। जैसलमेर राजस्थान का पर्यटन विकास की दृष्टि से मरु त्रिकोण में आता है।
अंतर्राष्ट्रीय जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव ये कहाँ से रिलेटेड है? जैसलमेर से। बहुत बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। पतंग महोत्सव जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है जयपुर का। इसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर में भी पतंग महोत्सव मनाया जाता है। एक ऊँट की प्रजाति है जो कि है नाचना ऊँट। तो ये बात बहुत बार भी पूछ लिया जाता है। आपको प्रजातियाँ दी जाती हैं और एक तरफ जो है पशु दिए जाते हैं और उनकी प्रजातियों से आपको मैच करना होता है। तो नाचना जो प्रजाति है वो ऊँट की प्रजाति है। ये सवारी और तेज दौड़ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जैसलमेर जिले में गणगौर में चैत्र शुक्ला चतुर्थी पर केवल गौर की सवारी निकाली जाती है, इसर नहीं होता। तो ये बात भी पूछी जा सकती है कि ऐसी कौन सी सवारी गणगौर में निकाली जाती है जहाँ केवल गौर की सवारी निकलती है, इसर की सवारी नहीं निकलती। तो वो क्षेत्र हो जाता है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर जिले के घोटारू नामक स्थान पर, देखो ये एक स्थान है घोटारू, जहाँ हीलियम गैस के भंडार हैं। तनोट, मनिहारी, टिब्बा स्थान पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं घोटारू नामक स्थान पर। और हाल ही में जो ये हमारा स्थान है घोटारू वो काफ़ी चर्चा में रहा एक पार्क की वजह से। यहाँ लगभग 6,500 पौधों की मदद से एक पार्क स्थापित किया गया, जो सैटेलाइट से देखने पर आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ इस तरह पौधों से क्या बन रहा है, इंडिया बन रहा है। इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा। पौधों को इस क्रम में लगाया गया कि सैटेलाइट से देखने पर आपको इंडिया लिखा हुआ प्रतीत होगा। तो ये एक करंट अफेयर का पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। तो अगला जो जिला है हमारा जोधपुर, जिसमें टोटल 13 तहसील, 16 पंचायत समिति और जोधपुर खुद एक संभाग है। जोधपुर शहर की स्थापना राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने की थी 1459 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि जोधपुर की स्थापना करने वाले शासक का नाम क्या है, तो याद रखना है राव जोधा 1459 में। जोधपुर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह सूर्य नगरी व थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य नगरी से भी बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य नगरी किसका नाम है। इसके अलावा इसे नीली नगरी भी बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यानी एक लाइन में 2 क्वेश्चन बोल सकते हो आप, सूर्य नगरी और थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो ये है आपका जोधपुर। दुर्ग के आसपास नीले मकानों के कारण इसका नाम नीली नगरी भी, तो ये ब्लू जो सिटी है ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इस एक स्लाइड में आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैसे हर एक स्लाइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। और महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं, तो जो यहाँ गुजरातरा है जोधपुर का दक्षिणी भाग, भौगोलिक नाम क्या है इसका, भौगोलिक नाम है दक्षिणी भाग का आपका गुजरातरा, ठीक है, गुजरातरा। और ओसिया यहाँ की जो है ओसिया सभ्यता जोधपुर। तो अगर कभी ओसिया सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो ये सभ्यता आपकी जोधपुर से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, जो कि मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी यही है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसमें संभाग जो है वो जोधपुर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक दूर संभाग अगर किसी का है तो वो मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सबसे सीमा से दूर संभाग है, आपका मुख्यालय रहेगा जोधपुर मुख्यालय का। जोधपुर का अंतर्वर्ती जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, तो ये उन अंतर्वर्ती राज्यों में आता है जिनकी सीमा अन्य किसी राज्यों से नहीं लगती, अन्य राज्य या देश से नहीं लगती। क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि जो मैप हमने ऊपर, अगर आपके माइंड में मैप पहले से क्लियर है तो आप ये देखेंगे कि जोधपुर शहर की जो सीमा है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, नागौर और चूरू इन जो है जिलों से लगती हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा नहीं बनाता, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता, वो अपने अंतर्वर्ती जिलों से ही अपनी सीमाओं को बनाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान में कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, फलोदी जोधपुर का। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कम आर्द्रता वाला स्थान विशेष कौन सा है, फलोदी स्थान है, जहाँ सबसे कम आर्द्रता देखने को मिलती है। अगला है राजस्थान व भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गर्म स्थान भी फलोदी है और सबसे कम आर्द्रता भी आपकी फलोदी में देखने को मिलती है। लूनी नदी जो है वो जोधपुर में जसवंत सागर बांध पर बनाई गई है और गोमती नदी को रोककर ये बांध बनाया गया है। जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर है।
जोजड़ी नदी जोधपुर में बहते हुए जोधपुर के दधिया गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर में एक शाखा है, फलोदी लिफ्ट नहर है, जिसका नया नाम क्या है, गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना। और बालसमंद झील जो है वो मीठे पानी की झील है, तो बहुत बार मीठे पानी की झील में आपको बालसमंद का नाम भी देखने को मिलेगा, जो आपके जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिला मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सूरसिंह ने अष्टखंबा एक महल भी बनवाया हुआ है। कायलाना झील, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनर का फेवरेट भी। कायलाना झील जो है वो भी मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण करवाया है प्रताप सिंह ने। है कहाँ? जोधपुर में। फलोदी खारे पानी की झील है जो कि जोधपुर में है, तो फलोदी में खारे पानी की झील है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ के टीक के नाम से जाना जाता है, तो रोहिड़ों को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? टीक के नाम से। इसके अलावा मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो मेहरानगढ़ त्रिकुट पहाड़ी पर 125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशाल दुर्ग है। इसमें क्या है? फूल महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी और चामुंडा देवी का मंदिर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग भी अपने आप में काफ़ी फेमस है। और इसमें क्या फेमस है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या चीज़ें अवस्थित है या क्या चीज़ें अवस्थित नहीं हैं। तो यहाँ अवस्थित है आपका फूल महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी और चामुंडा देवी का मंदिर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 4 चीज़ें, फूल महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी, चामुंडा देवी मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग में ये सारी चीज़ें अवस्थित हैं। और अगला है हमारा चुड़िया टूक की पहाड़ी जो है वो भी मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जसवंत थड़ा, राजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में क्या सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है जिसे हम जसवंत थड़ा कहते हैं। तो इसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया और सफ़ेद संगमरमर का इसमें यूज़ किया गया है। मंडोर भी एक क्षेत्र है जोधपुर का। यहाँ जोधपुर के शासकों की क्या बनी हुई है? छतरियाँ बनी हुई हैं। मारवाड़ की पूर्व राजधानी पहले मंडोर थी, बाद में मंडोर को चेंज करके राजधानी जोधपुर को बना लिया गया। यहाँ 33 करोड़ देवताओं की गद्दी भी स्थित है। अगला है हमारा गुज्जर प्रतिहारों से रिलेटेड जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी मंडोर। उम्मेद भवन भी आपके जोधपुर में स्थित है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा अकाल राहत के कार्यों के निर्माण के लिए 2800 से लेकर 1940 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। छित्तर एक पत्थर का जो टाइप है उसके यहाँ छित्तर पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसे छित्तर प्लेस भी कहते हैं। तो उम्मेद भवन का दूसरा नाम क्या है आपका? छित्तर प्लेस या उम्मेद भवन। ओसिया में स्थित है मंदिर जिसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार के शासकों ने करवाया। और अजित भवन भी जोधपुर में है। यह महल देश का पहला हेरिटेज सिटी होटल बना जो कि क्या है? अजीत भवन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा था? होटल की श्रेणी में अजित भवन है। अगला है खिंचन गांव। ये जो खिंचन गांव है वो फलोदी के पास स्थित है। यह गांव अप्रवासी करूजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फेमस गांव आ जाता है हमारा खेजड़ली, जिसमें चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस रहा। अमृता देवी जो है वो भी काफ़ी फेमस, इन्होंने पेड़ों की सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ काम किया और अमृता देवी पुरस्कार भी अपने आप में वन पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार रहता है। खेजड़ली राजस्थान के जोधपुर रियासत खेजड़ली गांव में 1730 में खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हो गए, जिनकी स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगाया जाता है। जोधपुर के दशहरे के दिन राम की सवारी निकाली जाती है। इस दिन लोग खेजड़ली वृक्ष की पूजा करते हैं और लील टांस पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ मानते हैं। राजस्थान में वनों की कटाई पर सर्वप्रथम जो प्रतिबंध लगा वो किस रियासत में लगा? जोधपुर रियासत में लगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम वनों की कटाई पे जो प्रतिबंध लगाया गया वो जोधपुर रियासत ने लगाया। अगला है गोडावन। प्रजनन के लिए जोधपुर क्या है? जंतुआलय वहाँ स्थित है। तो गोडावन की प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुआलय को माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो के साथ कंटिन्यूसली बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो। मारवाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है आपकी मारवाड़ी बोली। इसके अलावा जोधपुर जिलों में गणगौर त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो गणगौर त्यौहार कहाँ नहीं मनाया जाता? तो जोधपुर जिला है। इसके अलावा धिंगा गोर
धिंगागोर का जो मेला है वो जोधपुर के वैशाख कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। काजरी बहुत एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है। तो काजरी जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना 1952 में की गई। 1952 में काजरी की स्थापना की गई है। और काजरी कहाँ है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। एक है आफरी जो कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है आफरी। तो काजरी और आफरी आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों ही आपके जोधपुर में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र के पवन ऊर्जा संयंत्र, जो सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्र पवन ऊर्जा है उसका संयंत्र आपके फलोदी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर जो गांव है वहाँ जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथनिया जोधपुर में स्थापित है। तो ऊपर हमने बात की सौर ऊर्जा संयंत्र फ्रिज की, और नीचे बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र की। संयंत्र है आपका मथनिया में और फ्रिज है आपका बालेसर जोधपुर में। तो यहाँ आपको डिफरेंस अच्छे से देख लेना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क जो है वो पार्क है आपका बड़ाला जोधपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम सीज का जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर को घोषित किया गया है। इसके अलावा आपका दूसरा जो गांव है बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट हेतु बहुत प्रसिद्ध है औद्योगिक विकास के लिए। इसके अलावा स्पाइस पार्क जो है मसाले यानी कि जो मसालों के लिए जोधपुर में स्पाइस पार्क है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि स्पाइस पार्क कहाँ है, तो जोधपुर में है स्पाइस पार्क। एग्रो फूड पार्क जो है वो भी आपका जोधपुर में है। इसके अलावा ग्रासिम बिड़ला वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट जो है ग्रासिम बिड़ला, तो ये सफ़ेद सीमेंट का कारखाना भी जोधपुर में है। किस गांव में है? खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर। विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ है? खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है। और यहाँ जो सीमेंट बनती है वो है ग्रासिम बिड़ला वाइट सीमेंट। मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ महोत्सव सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव सबसे ज़्यादा फेमस जयपुर है, उसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर भी फेमस रहते हैं, बट नंबर 1 आपका रहता है जयपुर। जोधपुर राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से यहाँ क्या निर्माण किया गया? मरु त्रिकोण में आता है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र भी आपका बिलाड़ जोधपुर में है। तो बिलाड़ नामक स्थान में जो कि जोधपुर में आता है वहाँ केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है। जोधपुर में हस्तकला के लिए भी काफ़ी फेमस है। बंधेज का कार्य जो कि चुनरी बनती है बंधेज की, वो भी जोधपुर की फेमस है। मोठड़े कपड़े पर एक दूसरे की काटती हुई धारियाँ जोधपुर में प्रसिद्ध है। मोठड़े इस तरह से डॉट 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 होते हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो यहाँ जो धारियाँ बनती हैं वो धारियाँ क्या है? मोठड़ा कहलाती हैं, और ये काफ़ी फेमस है। कपड़े पर ये सारा काम किया हुआ होता है। एक होता है बादला, जस्ते से निर्मित पानी को ठंडे रखने का बर्तन होता है। तो ये बादला भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बादला किसे कहते हैं? तो ये जस्ते से बना हुआ पानी को रखने का एक बर्तन होता है जो कि पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है, और जस्ते से ये बनता है जिसका नाम होता है बादला। तो आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जिला है नागौर। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो यहाँ 13 तहसील 14 पंचायत समिति और संभाग किसके अंतर्गत आता है? नागौर आपका आता है अजमेर संभाग के अंदर। नागौर का पुराना नाम बहुत बार पूछा गया है, अहि छत्रपुर नागौर का पुराना नाम है। यह जांगल देश, बीकानेर का नाम था जांगल प्रदेश, और इसे क्या बोलते हैं? जांगल देश। महाभारत काल की राजधानी है। और महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं नागौर के रिलेटेड देखते हैं। यह राज्य का अंतर्वर्ती जिला है, यानी ना तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये केवल अंतर्वर्ती जिलों की सीमा ही शेयर करता है, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती हैं। सर्वप्रथम जो है यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में स्थापित की गई बगदरी में, और 2 अक्टूबर 1959 में ये स्थापित की गई। तो क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो आपके नागौर में, और वो भी कौन से गांव? बगदरी में। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 में। कुब्बड़पट्टी, ये भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कुब्बड़पट्टी कहाँ है? तो नागौर क्षेत्र कुब्बड़पट्टी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण शारीरिक विकृति यानी कुब निकल जाती है, आदमी मुड़ जाता है और सीधा बचपन से बुढ़ापे में चला जाता है। तो इस कुब निकलने की वजह से इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लोराइड की पानी में मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से शरीर में कुब आ जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को कुब्बड़पट्टी नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा सुजला क्षेत्र, जो कि सीकर चूरू और नागौर का संयुक्त रूप। तो सीकर चूरू और नागौर
इन तीनों का जहाँ पे संगम होता है वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, सुजला क्षेत्र। तो ये है हमारा सीकर। फिर यहाँ आता है आपका चूरू और इधर आता है आपका नागौर। तो ये तीनों जिले जब जहाँ मिलते हैं वो आपका क्षेत्र सुजला क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा कुराड़ा सभ्यता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कुराड़ा सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, नागौर की है। आप याद रखना है कि कुराड़ा सभ्यता नागौर की है। जोजड़ी नदी जो है वो भी कहाँ है, नागौर में है। जोजड़ी नदी नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है, तो जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल भी आपका नागौर में है। डीडवाना झील जो है वो भी खारे पानी की झील है, ये भी नागौर में है। डीडवाना, कुचामन और डेगाना, ये तीनों ही झीलें खारे पानी की झील है और तीनों की तीनों आपकी कहाँ है, नागौर में। तो आप एक लाइन में याद रख लीजिए, डीडवाना, कुचामन, डेगाना तीनों खारे पानी की झील है और तीनों की तीनों आपकी कहाँ है, नागौर में स्थित है। डीडवाना, कुचामन, डेगाना, ठीक है। अगला है हमारा गजनेर लिफ्ट नहर। जो गजनेर लिफ्ट नहर है, इस नहर के द्वारा नागौर में पेयजल की आपूर्ति होती है। तो नागौर जो पेयजल की आपूर्ति करता है, यानी नागौर में कहाँ से पानी आता है, उसकी आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो वो होती है आपकी गजनेर लिफ्ट नहर के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर का ये पार्ट होती है। चारभुजा नाथ जी का मंदिर भी यहाँ फेमस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार क्या होता है कि चारभुजा मंदिर कहाँ है, ये मंदिर आपका नागौर में है। इस मंदिर का निर्माण किया था राव दुद्दा ने करवाया और इस मंदिर में मीराबाई की प्रतिमा है। इसके अलावा पीपासर जो है लोक देवता है, जम्बो जी का जन्म यहाँ हुआ। पीपासर गांव में जम्बो जी का जन्म स्थल है। खरनाल जो स्थान है वहाँ लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है। ये दोनों में कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जम्बो जी का जन्म स्थल है पीपासर और तेजा जी का जन्म स्थल है आपका खरनाल। तेजा जी का खरनाल और पीपा जी का पीपा जी जो पीपासर है वो जम्बो जी का जन्मस्थल है। जम्बो जी का पीपासर और तेजा जी का खरनाल। ओके, अगला है हमारा जुजाला, गुसाई जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो जुजाला गांव में गुसाई जी का मंदिर फेमस है। इसके अलावा काजी जो है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, वो भी नागौर में है। सैफुद्दीन अब्दुल वह भारत की कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह भी यही है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 कलात्मक खंभों से बनी हुई छतरी नागौर में है। मेड़ता शहर से मेड़ता रोड तक देश की पहली रेल सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खुद को पता चल रहा होगा पढ़ने से ही कि मेड़ता शहर से मेड़ता रोड तक देश की पहली रेल सेवा चली थी। 1994 में प्रारंभ की गई। जितने स्टार दे सकते हो उतने कम हैं। देश की पहली रेल सेवा मेड़ता शहर से मेड़ता रोड, जो कि कहाँ है, आपकी नागौर जिले में है। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से यह जिला कहाँ है, मेरवाड़ा सर्किट पर आता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर जगह पे लगता है, जो कि नागौर में आता है। वल्लभ देव पशु मेला भी मेड़ता शहर में लगता है। रामदेव जी पशु मेला भी नागौर में लगता है। राज्य का गोवंश प्रजनन केंद्र भी नागौर में है। और गोटन जो है वो राज्य का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गोटन, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, गोटन क्या है, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है और राज्य का ये प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है, जो कि 1984 में बनाया गया। अगला है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, जो कि डिडवाना में है। अगला है वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स, तो ये भी आपकी लाडनू में है। ऊन की जो मिल है नागौर में है। लाडनू में प्रिंट की जो है लाडनू प्रिंट, ये भी जो मिल है वो भी आपकी लाडनू नागौर में है। गोल्डन प्रिंट की जो मिल है वो भी कुचामन सिटी नागौर में है। इसके अलावा खेसले, मेड़ता के जो खेसले बनते हैं उसके लिए नागौर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने, दरिया का जो टांकला, इन सब के लिए आपका नागौर प्रसिद्ध है। अगला जिला है हमारा सिक्कर, जिसमें 9 तहसील, 9 पंचायत समिति और ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर की नींव रखी थी दौलत सिंह ने, ठीक है, और यह गांव था। इसके कस्बे का नाम दौलत, तो कस्बे का रूप देने का श्रेय किसको है, दौलत सिंह को। एक गांव को कस्बा बनाने का काम किया दौलत सिंह ने। सिक्कर का प्रारंभिक नाम क्या था, भीरभान। तो इसका पुराना नाम भी आपको याद रखना है, सिक्कर का प्रारंभिक नाम है भीरभान। अगला हमारे जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिक्कर से रिलेटेड, वो हमें देखने हैं। और सिक्कर के आसपास के जो जिले लगते हैं वो आपके हैं चूरू, झुंझुनू, नागौर, अलवर, जयपुर। तो ये 5 जिले हैं जो कि सिक्कर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम अंतर राज्य सीमाओं की बात करें तो हरियाणा राज्य लगता है आपका इस जिले के साथ, सिक्कर हरियाणा राज्य के साथ झुंझुनू जिला लगता है। और अभी हम बात कर रहे हैं सिक्कर जिले के
तो ये अंतर्राज्य जो सीमा है वो हरियाणा से थोड़ी शेयर करता है, यानी बहुत कम पार्ट आपका हरियाणा में इसका लगता है। महत्वपूर्ण और तथ्य जो है वो है हमारी गणेश्वर सभ्यता। डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले से रिलेटेड है, तो वो जिला हो जाता है हमारा सिक्कर जिला। नीम का थाना के निकट कांतली नदी पर स्थित टिल्ले के उत्तरखांड में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कांतली नदी आपको याद रखना है, ताम्रयुगीन सभ्यता याद रखना है, और गणेश्वर सभ्यता, ये सारी हमारी कहाँ से रिलेटेड है, सिक्कर से रिलेटेड है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली प्रदेश का प्रमुख उच्च शिखर जो कि सीकर में जिले रघुनाथगढ़ में 1055 मीटर में है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, और मालखेत की पहाड़ी सिक्कर में है। हर्ष पर्वत भी आपका सिक्कर में है। तो मालखेत पहाड़ी, हर्ष पर्वत, गणेश्वर सभ्यता, रघुनाथगढ़, ये सारे के सारे रिलेटेड है आपके सिक्कर से। कांतली नदी जो है ये, जिसका दूसरा नाम हम कांकली नदी भी बहुत बार सुनते हैं, सिक्कर के खड़ेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपको देखना है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, खड़ेला की पहाड़ी से। नदी का प्रवाह तोरावटी क्षेत्र, और जहाँ ये नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। कांतली नदी जो है वो अंदर बहने वाली नदी है, यानी अंतर प्रवाह की नदी है। रेवासा खारे पानी की झील है, तो ये भी बहुत बार हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि रेवासा किस तरह के पानी की झील है, तो खारे पानी की झील है। कछोर झील भी खारे पानी की झील है। इसके अलावा जीन माता का एक बहुत लंबा गीत है जो कि काफ़ी फेमस है। जनश्रुति के अनुसार जीन माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ। उनके भाई का नाम हर्ष। एक बार जीन माता भाभी के साथ विवाद हो गया, जो अरावलियों में गाजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। इस प्रकार देवी के रूप में वह परिवर्तित हो गई, और जीन माता के मंदिर का निर्माण जो है वो चौहान शासकों ने करवाया। तो यहाँ जीन माता का मंदिर है आपकी इन पहाड़ियों पे, अरावली की पहाड़ियों पे। हर्षनाथ का मंदिर भी सिक्कर में है। हर्षनाथ मंदिर सिक्कर के निकट हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित ग्राम हर्षनाथ, तो हर्षनाथ की पहाड़ी और हर्षनाथ के ग्राम में ही स्थित है हर्षनाथ का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो भी जिला सिक्कर में है। तो एक प्रसिद्ध कस्बा है जहाँ बाबा श्याम का जगत विख्यात मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी क्या है, कलयुग में कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। सिक्कर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। शेखावाटी सर्किट यानी पर्यटन विकास की दृष्टि से सिक्कर और झुंझुनू में शेखावाटी सर्किट विकास किया गया। शेखावाटी महोत्सव जो बनाया जाता है वो आपका होता है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू में शेखावाटी महोत्सव बनाया जाता है। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले की, जिसके अंदर 8 तहसील, 8 ही संभाग है, और ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 8 पंचायत समिति, 8 तहसील और जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। झुंझुनू में जो निर्माण करवाया, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका निर्माण, इसे बसाने का जो श्रेय दिया जाता है, इसे बसाया था जुझार सिंह नेहरा ने 1730 में। तो 1730, और जुझार सिंह नेहरा नाम आपको याद रखना है। संस्थापक है इसके मोहम्मद खां, ठीक है। उसके अलावा महत्वपूर्ण क्या तथ्य है, मोहम्मद खां इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में आता है हमारा झुंझुनू शहर। हरियाणा की सीमा, सबसे छोटी सीमा, हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो ये सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका झुंझुनू। अगला है सोनारी सभ्यता। तो पहले हमने बात की गणेश्वर सभ्यता की जो कि सिक्कर में थी। अब बात कर रहे हैं हम झुंझुनू जिले में, जहाँ कौन सी सभ्यता है, सोनारी सभ्यता। यह तांबे गलाने की भट्टियाँ मिलती हैं। तो तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ मिलती है, सोनारी सभ्यता में। ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ आपको तांबा गलाने, इसके अलावा हम और आने वाली सभ्यताओं में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी तांबा गलाने की भट्टियाँ आपको सोनारी सभ्यता में मिलती हैं। रानी सती का मंदिर जो है वो भी काफ़ी फेमस है झुंझुनू का। वास्तविक नाम क्या था, नारायणी था, जो कि अग्रवाल जाति की थी। लोहागढ़ जी, तो लोहागढ़ जी जो है वो लोहागढ़ की उदयपुर वाटी में स्थित है। लोहागढ़ का अर्थ है वह स्थान जहाँ लोहा गल जाए। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की सलाह पर पाप मुक्ति के लिए पांडवों ने यह सूर्य कुंड में स्नान कर उनके हथियार गल गए थे। भगवान परशुराम ने भी यह यज्ञ किया था और स्नान किया। यहाँ पर सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर आस्था के प्रतीक है। तो पांडवों ने अपने पाप मुक्ति के लिए जब यहाँ स्नान किया तो उनके हथियार गल गए थे, और भगवान कृष्ण ने उन्हें ये कहा था कि जब जहाँ उनके हथियार गल जाते हैं वहाँ वो पाप मुक्त हो जाएंगे। इसी वजह से इसे लोहागढ़ स्थान को पवित्र माना जाता है। अगला है हमारा नवलगढ़। यहाँ का रूपनिवास पैलेस, तो रूपनिवास पैलेस कहाँ का है, नवलगढ़ का। 8 हवेली,
गंगा माता मंदिर, रूप निवास महल, चेखानी परिवार की हवेलियाँ। तो ये सारी नवलगढ़ में फेमस है, जो कि आपके झुंझुनू शहर की है। झुंझुनू जिले में स्थित डूडलोद अभ्यारण्य, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए डूडलोद अभ्यारण्य है जो कि प्रसिद्ध है। तो डूडलोद अभ्यारण्य है वो गधों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? झुंझुनू में है। शेखावाटी सर्किट में सिक्कर और झुंझुनू दोनों का विकास हो रहा है पर्यटन स्थलों के लिए। शेखावाटी महोत्सव बनाया जाता है सिक्कर, झुंझुनू और चूरू में। खेतड़ी झुंझुनू का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। यह भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, खेतड़ी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम स्टार देने वाला पॉइंट है कि खेतड़ी भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत की ताम्र नगरी, कौन सा शहर? कौन सी जगह है? खेतड़ी, जो कि कहाँ आता है? आपका झुंझुनू जिले में। देश का एकमात्र ताम्र उत्पादन संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यूएसए की सहायता से ये स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। खेतड़ी क्या है? ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। देश का एकमात्र ताम्र उत्पादन संस्थान है, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यह स्थापित किया गया, और वो भी किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। अगला जिला है हमारा अलवर। प्रशासनिक इकाइयाँ यहाँ 16 तहसील हैं, 14 समितियाँ हैं, और जयपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है। अलवर जिले की स्थापना कछवा वंश के शासक राव प्रताप सिंह ने की थी। इसका एकीकरण के समय राजस्थान के कुल 3 ठिकाने थे, जिसमें एक नीमराना का ठिकाना अलवर का था। एकीकरण के समय मत्स्य संघ के 4 रियासतें व एक ठिकाना था। तो ये ठिकाना कौन सा था? नीमराना का ठिकाना। यह दिल्ली के निकट होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। तो ये आपका दिल्ली के निकट होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में आता है। यह राजस्थान की सिंहद्वार नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, किस नाम से प्रसिद्ध है? सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का क्या कहा जाता है? कश्मीर। किस जिले को? अलवर जिले को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि मेवात, यहाँ के और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। उत्तरी अलवर जो है वो मेवात प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश कहाँ है? मेवात आपका अलवर में है। उत्तरी अलवर में मेवात स्थित है। इसके अलावा कुरु जो पार्ट क्षेत्र है वो भी आपका अलवर का हिस्सा है, कुछ पार्ट। राठ, अलवर व भरतपुर का वो क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा लगाता है। तो भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है हरियाणा से जो सीमा लगाता है उस क्षेत्र को राठ कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से हमारा अलवर है इधर कुछ पार्ट, और इसके पास ही यहाँ भरतपुर है। तो ये जो दोनों पार्ट है वो हरियाणा से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राठ कहते हैं। अलवर व भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता है। यहाँ किस जाति की बहुलता है? मेव जाति की बहुलता देखने को मिलती है। और यहाँ बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मेवाती बोली कहलाती है। वन्य जीव अधिनियम जो है, वन्य अधिनियम पारित करने वाला प्रथम रियासत है आपकी अलवर। तो वन्य अधिनियम पारित किया, यानी एक्ट सबसे पहले किसने पारित किया? अधिनियम किसने पारित किया? अलवर ने। वन्य से रिलेटेड अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा है। अलवर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। नीमूचाणा हत्याकांड, जो कि बहुत बर्बरतापूर्ण था, और इस घटना को चलिए हम पढ़ लेते हैं। नीमूचाना जो है 1924 में अलवर के महाराणा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसान ने आंदोलन किया। 14 मई 1925 को नीमूचाना ग्राम में एकत्रित हो जाते हैं। राजस्थान में जलियावाला, इसे राजस्थान का जलिया हत्याकांड कहते हैं। इसे गांधी जी ने कहा था। डिक्कर, यह आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिलते हैं। तो जहाँ शैल चित्र मिलते हैं आदि मानव के बनाए हुए, वो कहाँ मिलते हैं? डिक्कर में मिलते हैं। साबी नदी जो है वो भी आपकी अलवर जिले में बहती है, और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी। उद्गम जिले कहाँ है? सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है। हरियाणा के गुड़गांव के जिले से मुजफ्फरगढ़ के समीप पटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। तो अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है आपकी साबी नदी, और आंतरिक प्रवाह की नदी है, जो कि सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है और ख़त्म कहाँ होती है? पटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला है हमारा रूपा रेल नदी। यह नदी अलवर जिले के किस गांव? थानागाजी से निकलकर भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपालेना नदी भरतपुर की क्या है? जीवन रेखा है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी है? रूपा रेल नदी। इसके किनारे पर ही आपका भरतपुर शहर बसा हुआ है। सीलीसेड जो कि झील है, सीलीसेड झील अलवर की प्रसिद्ध झील है। यह निर्माण किसने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने,
और किनारे पे लेक प्लेस का निर्माण रानी शीला ने करवाया। इसके अलावा बाला दुर्ग भी अलवर का फेमस है। बाला दुर्ग जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अलवर की सबसे पुरानी इमारत है। अब यह पुलिस वायलेंस केंद्र है। ठीक है। इसके अलावा भानगढ़ का किला खंडरों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला, यहाँ कांकण बांडी किला, एक और किला है जो कि क्या है, कांकण बांडी। औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा शिकोह को यहाँ कैद करके रखा था। औरंगजेब ने अपने भाई शिकोह, नाम याद रखना, शिकोह को यहाँ कैद करके रखा। कहाँ पे, वो उस किले का नाम है आपका कांकण बाड़ी। अगला है हमारा मुंशी महारानी की छतरी। तो मुंशी महारानी की जो छतरी है वो विनय सिंह द्वारा निर्मित की गई 80 खंभों में ये छतरी है मुंशी महारानी की। इसके अलावा भर्तहरि, यह उज्जैन के राजा योगी भर्तहरि की समाधि है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला अष्टमी को क्या लगता है, भर्तहरि का मेला लगता है, और ये कहाँ है, अलवर राज्य में। अगला पॉइंट है हमारा पांडु पोल। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों को कौरवों की सेना ने आ घेरा, तब महाबली भीम ने पहाड़ में गदा से रास्ता निकाला, तभी यह स्थान पांडु पोल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जब महाबली भीम ने पहाड़ों को खोद कर क्या रास्ता निकाला, जो वो रास्ता क्या कहलाया, पांडु पुल कहलाया, और यहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा नारायणी माता का मंदिर, और नारायणी माता किसकी कुलदेवी है, नाइयों की कुलदेवी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, यह 1955 में स्थापित दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट जो स्थापित किया गया वो आपका सरिस्का अभ्यारण्य में किया गया। सरिस्का ए अभ्यारण्य जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, 3.01 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है कि सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके अलावा अल्ली बख्शी की जो ख्याल है वो मूल क्षेत्र कहाँ का है, अलवर का है। इस ख्याल में जनक कौन थे, अल्ली बख्शी थे, इसी वजह से इनका नाम, इस ख्याल का नाम भी अल्ली बख्शी ख्याल पड़ गया। अल्ली बख्शी को अलवर के रसखान कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अलवर के रसखान कौन है, अल्ली बख्शी। और डपाली जो ख्याल है वो भी अलवर क्षेत्र की ही लोकप्रिय है। इसके अलावा विजय प्लेस, सिरिस्का प्लेस, सिटी प्लेस, विजय मंदिर प्लेस, शीला देवी महल, ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं, अलवर में हैं। और सरिस्का प्लेस आपका सरिस्का अलवर में है। राजस्थान के मध्य व वृहद औद्योगिक इकाई की दृष्टि से बड़ा जिला है। औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला जो है राजस्थान का मध्य और वृहद क्षेत्र का कौन सा है, अलवर जिला है। यहाँ एक स्थान है भिवाड़ी, जो कि नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ है, भिवाड़ी में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भिवाड़ी आपको याद रखना है, अलवर में है, जो कि नोटों की शाही बनाने का कारखाना है। टपुकड़ा जो है वो पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है, क्या है, टपुकड़ा, जो कि अलवर में आता है। इसके अलावा कागजी जो है पोर्ट्रेट डबल कट वर्क अलवर का प्रसिद्ध है। तो कागजी जो पोर्ट्रेट है वो डबल वर्क जो है वो डबल कट वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। कागजी टेरीकोटा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कागजी टेरीकोटा कहाँ का, अलवर का। अलवर जिला में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। होजरी का जो कॉलेक्स भिवाड़ी अलवर का प्रसिद्ध है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP जो है वो निमारना अलवर, और ये किसके सहयोग से हो रहा है, भारत सरकार के सहयोग से ये पार्क जो है औद्योगिक इकाई है यहाँ स्थापित की गई है। इसके अलावा कोरियाई पार्क है निमारना अलवर में, औद्योगिक पार्क है। जापानी पार्क है जो कि आपका बनाया गया है सूसखेड़ा अलवर के स्थान में। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इनलैंड कंटेनर डिपो, तो इनलैंड कंटेनर डिपो अब भिवाड़ी जो है अलवर में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जैसे कि होंडा CL खुशखेड़ा में है। हीरो जो कप है हीरो कॉर्प वो भी निमाराना में है। इसके अलावा सेंट गोबेन भिवाड़ी, ये भी आपका कांच उद्योग कहाँ पे है, भिवाड़ी में। और 11वां जिला है हमारा भरतपुर, इस वीडियो का लास्ट जिला है। बाकी के जिले हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट जिले को अच्छे से देख लेते हैं। इसमें यहाँ 11 तहसील, 10 पंचायत समिति और भरतपुर एक संभाग के अंतर्गत खुद आता है। भरतपुर एक संभाग है अपने आप में। भरतपुर शहर की स्थापना की थी जाट शासक किसने, सूरजमल ने। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, सूरजमल ने स्थापना की है आपके भरतपुर की। तो भरतपुर की जो सीमा है वो आपकी लगती है उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। तो ये तो हो गई इसके
अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है। इसके अलावा अलवर, दौसा और आपका करौली और धौलपुर, ये 4 जो है अंतर जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले, जिनके साथ भरतपुर अपनी सीमा शेयर करता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। इसका नामकरण किया था राम के भाई भरत के नाम पर किया गया, तो भरत जी के नाम पर इनका नाम भरतपुर पड़ा। लक्ष्मण इस राज परिवार के कुल देव माने जाते हैं, तो यहाँ का जो राज परिवार है वो अपना कुल देव भरत को मानते हैं। प्राचीन में काल में भरतपुर व धौलपुर का क्षेत्र जो है वो सुरसेन जनपद का हिस्सा था। तो प्राचीन काल में किसका हिस्सा था? सुरसेन जनपद का हिस्सा था भरतपुर और धौलपुर। और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं भरतपुर से रिलेटेड वो है आपके राठ। राठ क्या है? अलवर और भरतपुर का वो क्षेत्र जो हरियाणा से लगता है वो राठ कहलाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर की रियासतों में एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी, क्योंकि इनकी भाषा उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उससे मिलती जुलती है। मेव जो किसान आंदोलन हुआ 1932 से लेकर 1933, उसका नेतृत्व किया था डॉक्टर मोहम्मद अली ने। भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलती है। अंतर्राज्यीय सीमा का क्षेत्र सबसे छोटा संभाग है ये, जो कि सबसे छोटा संभाग है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग के रूप में भरतपुर को मनाया गया था। नोह एक क्षेत्र है जो कि कुपाषाणकालीन अवशेष यहाँ मिलते हैं। राजस्थान के संपूर्ण साक्षर जिले में शामिल किया गया है भरतपुर को। भरतपुर जो है नहर निकलती है राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य। भरतपुर नहर की शुरुआत 1960 में की गई और 1964 में यह बनकर पूर्ण हो गई। 4 साल लगे इस नहर को बनने में। इस नहर में से भरतपुर जिले में अत्यधिक लाभ हुआ है। रूपारेल जो नदी है अलवर जिले के थानागंज से निकलती है, थानागाजी से निकलती है और भरतपुर में आकर समाप्त हो जाती है। अनाज, बांध और बाग बेराठा भरतपुर में है। इसके अलावा मोती झील भी आपकी भरतपुर में स्थित है, पानी की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। केवलादेव उद्यान जो है आपका, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है जो पक्षियों के लिए फेमस है, वो भी आपका भरतपुर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने भी जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया 1985 में, ये भी आपको ध्यान रखना है केवलादेव घना विहार को। भरतपुर की जो जलवायु है वो कैसी है? गर्म जलवायु है। सर्दियां बिताने प्रत्येक वर्ष यहाँ कौन आता है? साइबेरिया के जो दुर्लभ सारस है वो यहाँ आते हैं केवलादेव घना में। बाघ बैराठा अभ्यारण्य भरतपुर में है और यह भेड़ियों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग जो है वो आपका भरतपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का, और ये दुर्ग अजेता दुर्ग कहलाता है, यानी आज तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज भी है। ये जवाहर बुर्ज भी क्वेश्चन बनाता है, जो कि महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो आपको याद रखना है अजेता दुर्ग है हमारा लोहागढ़, जिसे सूरजमल जी ने बनवाया, और इसके अलावा आपका जवाहर बुर्ज भी इसी दुर्ग में है। पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे कि लोहागढ़। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई है उस दुर्ग को क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। तो ये भी कौन सा है आपका? लोहागढ़। डीग का किला, यह किला बदन सिंह द्वारा 1730 में बनाया गया। तो डीग का किला भी आपका किस में है? भरतपुर में। बयाना का किला ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण, दुर्भेद्यता के कारण बादशाह दुर्ग और विजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बयाना का किला किस नाम से जाना जाता है? बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 नाम है इसके, बादशाह और विजयगढ़, किसके? बयाना किले के। पुराणों में बयाना का जो शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके पुराणों में जो नाम है बयाना का वो क्या है? शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ। वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, शोणितपुर, बानपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ किसके नाम है? बयाना के। और इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? बादशाह दुर्ग और विजयगढ़ दुर्ग। तो ये तो है, जब इसकी ऊपर ऊंचाई अधिक होने के कारण इसके 2 नाम है, बादशाह और विजयगढ़। और पुराणों में इसे क्या कहा गया है? शोणित, बानपुर, श्रीपुर और श्रीपंथ।
बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा क्या बनाया गया है? विजय स्तंभ बनाया गया है, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त ने बनाया, किसमें? बयाना के किले में। 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य 2 बार युद्ध हुआ। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध भरतपुर, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ। ये दोनों दुर्ग किसके मध्य हुए? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए। लक्ष्मण मंदिर है, जो कि महाराज बलवंत सिंह ने 1817 में निर्माण करवाया। इसके अलावा डीग के महल, भरतपुर में डीग को जल महलों की नगरी, तो जो भरतपुर का डीग है वो उसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। दो तालाबों के मध्य बने जल महराज महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके अलावा लालदासी संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ नगला जहाजपुर भरतपुर में है। इसके संस्थापक कौन थे? लालदास जी थे। देव बाबा जी जन्म इनका कहाँ हुआ? नगाला जहाज भरतपुर में हुआ, और इनका मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। गुज्जर जाति के ये आराध्य देव हैं। कौन? देव बाबा जी। और इनका जो है आराध्य देव का उपनाम क्या है? गवालों के पालनहारा। तो ये गवालों के पालनहारा थे आपके देव बाबा जी। नौटंकी जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो वो है आपका नौटंकी। इसके अलावा जो है ब्रज महोत्सव, जो ब्रज महोत्सव है, ये ब्रज महोत्सव भरतपुर का है, जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव के बाद ये हम देखते हैं जशवंत पशु मेला जो है वो भी भरतपुर में है। रसिया गीत, तो भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत क्या है? रसिया गीत फेमस है। सेवर, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना 1993 में की गई है। सेवर कहाँ पड़ता है आपका? भरतपुर में। और यहाँ क्या है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राजस्थान का भरतपुर जिला सरसों के उत्पादन में राज्य में किस पे प्रथम स्थान पे है? कौन सा? भरतपुर जिला सरसों उत्पादन में। इसके अलावा सिमग्गो वैगन फैक्ट्री जो है, किसकी? सिमग्गो वैगन फैक्ट्री भरतपुर में स्थित है। रेल के डिब्बों का बनाने का कारखाना 13 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया है। और यहाँ सांसी जो जाति है उसके भरतपुर जिले की निवास करती है। राजस्थान में 4 पशु आहार केंद्र, जो पशु सहकारी केंद्र है, 4 आहार केंद्र हैं, वो कहाँ है? नदबई या फिर नगबई बोलते हैं, वो भरतपुर में है। तो आई होप सो आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और हमने इस वीडियो में टोटल 11 जिलों को डिस्कस किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो। थैंक यू सो मच।